भारत का समाज जातियों में बटा हुआ समाज है। किसी को हम कहते हैं ऊंची जाति और किसी को हम कहते हैं नीची जाति। वैसे जातियों का ये कॉन्सेप्ट, जाति की ये समस्या कोई कुदरती समस्या नहीं है। अगर हम इस समस्या की जड़ समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि जितनी भी जाति के लोग हैं उनकी आमदनी की पड़ताल अगर हम करें तो पता चलता है कि जाति की मूल समस्या है श्रम संबंध। पुराने समय में जितने भी निम्न जाति के लोग थे वे सारे के सारे मजदूर लोग थे, श्रमिक लोग हुआ करते थे। उनके पास उत्पादन के कोई साधन नहीं थे, वे तो बस मालिकों के नौकर हुआ करते थे। फिर मालिक कौन होते थे? मालिक वे सारे लोग होते थे जो ऊंची जाति के लोग होते थे। ऊंची जाति के इन्हीं लोगों ने भारत की सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। जातियों की बड़ी समस्या यह है कि अलग अलग जाति के लोग एक दूसरे के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, वे एक दूसरे के साथ शादियां नहीं करते हैं और अलग अलग जातियों के लोग दूसरी जातियों के लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं। ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों को अपने से कम आंकते हैं। दुनिया के तमाम बुद्धिजीवियों ने जातियों की इस समस्या को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन तो दुनिया के तमाम देशों में देखने को मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां पर जातियों का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। भारत के महान बुद्धिजीवी, महान विद्वान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जातियों की इस समस्या को समझने की बहुत कोशिश की। उन्होंने तमाम धर्म ग्रंथों का विस्तार से अध्ययन किया और उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, जातियों की समस्या का कहीं ना कहीं एक मूल जो है वो श्रम विभाजन में है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर श्रमिक वर्ग जो है, मजदूर वर्ग जो है, उसके अंदर भी जातियों का भेद है। यानी एक ऊंची जाति का मजदूर खुद को किसी नीची जाति के मजदूर के मुकाबले ज़्यादा महान मानता है। तो उनके इस निष्कर्ष के बाद घूम फिर कर बात वही आ गई कि आखिर जातियों की मूल समस्या क्या है, जातियों का मूल क्या है। क्योंकि अगर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत में श्रम विभाजन मौजूद है और वे ये भी कहते हैं कि श्रमिकों के बीच भी जातियाँ मौजूद हैं, तो फिर जातियों का उद्गम क्या है? अब जातियों के बारे में एक सवाल यह है कि क्या जातियां मानव सभ्यता की शुरुआत से मौजूद थीं? क्या जाति व्यवस्था तभी से थी या फिर इंसानी सभ्यता के किसी अलग स्टेज पर जाकर, किसी अलग चरण पर जाकर यह जातियों का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ? चलिए मान लेते हैं कि जातियों की व्यवस्था मानव सभ्यता के किसी बाद के चरण पर चालू हुई और उसका कोई खास कारण था, तो भी क्या उस कारण की वजह से आज भी जातियों का ये बोझ हमें ढोना होगा? बिल्कुल भी नहीं। जातियों की इस व्यवस्था को खत्म करना ही पड़ेगा और उसके लिए जातियों को खत्म करना पड़ेगा। समानता आधारित समाज बनाना ही पड़ेगा। ऊंची जाति के वे लोग जिनके पास में बहुत सारी संपत्ति होती है, वे किसी भी प्रकार का कोई श्रम नहीं करते। ये लोग जमींदार पूंजीपति हो सकते हैं, व्यावसायिक पूंजीपति हो सकते हैं, ये किसी भी प्रकार का कोई श्रम नहीं करते। हाँ, ऊंची जातियों में कई ऐसे लोग हैं जो श्रम करते हैं, लेकिन आमतौर पर ये बौद्धिक श्रम ही करते हैं। अगर शारीरिक श्रम करने वाले लोग भी हैं ऊंची जातियों में, तो वे भी अधिकतर ऐसे लोग हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। वे कोई ऐसा काम नहीं करते जिसे नीचा काम माना जाता हो, या फिर कोई गंदगी से जुड़ा हुआ काम वे लोग नहीं करते। नीची जाति के अधिकतर लोग शारीरिक श्रम करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे जरूर हुए हैं कि जिन्हें डॉक्टर बनने का मौका मिल गया, या इंजीनियर बनने का मौका मिल गया, या प्रोफेसर बनने का मौका मिल गया, लेकिन उसके बावजूद आज भी अधिकतर लोग नीची जातियों के ऐसे हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं। और शारीरिक श्रम में भी ऐसा श्रम करते हैं कि जैसे मरे हुए जानवरों को दफनाना, या फिर नालियों को साफ करना, झाड़ू लगाना, सड़कों को साफ करना, और सबसे घिनौना काम तो ये कि अपने हाथों से दूसरे इंसानों का मल साफ करना, उनकी पॉटी साफ करना। आरक्षण की वजह से नीची जाति के लोगों को थोड़ा बहुत लाभ जरूर मिल पाया है, लेकिन ये लाभ ज़्यादातर लोगों को नहीं मिला है। नीची जाति के ज़्यादातर लोग घिनौने, गंदे, शारीरिक श्रम करते हैं। ऊंची जाति के लोग चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन ऊंची जाति और नीची जाति के लोगों में एक बात कॉमन है कि उन सब के श्रम का शोषण होता है। यानी कि इन सब के बीच में श्रम का शोषण एक ऐसी कॉमन चीज़ है जिससे छुटकारा पाए बिना जातियों की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर जाति की समस्या को हल करना है तो श्रम के शोषण की समस्या को हल करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जातियों को खत्म करने का एक तरीका यह है कि इंटरकास्ट मैरिजेस करवाई जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। यानी किसी ऊंची जाति के लड़के की शादी नीची जाति की लड़की से हो, और नीची जाति की लड़की की शादी ऊंची जाति के लड़के से हो, और यह परंपरा लगातार चलती रहे। लेकिन
इस बारे में भी कुछ खास बात गौर करने लायक है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जितनी भी इंटरकास्ट मैरिजेज होती हैं हमारे समाज में, वे ऊंची जाति के लड़के लड़कियों के बीच में होती हैं। ऐसी कोई भी ऊंची जाति की लड़की नीची जाति के किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहती कि जो लड़का नालियां साफ करता हो, ढकेल चलाता हो, या फिर मरे हुए पशुओं को दफनाता हो, या अपने हाथों से दूसरे मनुष्यों का मल साफ करता हो। आमतौर पर ऊंची जाति की लड़कियां अगर किसी नीची जाति के लड़के से शादी करती भी हैं तो ऐसे लड़के से शादी करती हैं आमतौर पर जिसकी आरक्षण की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से कोई सरकारी नौकरी लग गई हो और उसकी कमाई अच्छी हो। तो अगर हम ये देखें कि इंटरकास्ट मैरिजेस कर लेने भर से ही जातियों का नाश होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमको श्रम का शोषण खत्म करना ही पड़ेगा, तभी जाकर कहीं जातियों का सत्यानाश, जातियों का पूर्ण रूप से नाश हो पाएगा। जब हम मजदूरों की दशा सुधारने की बात करते हैं तो सिर्फ सुपरवाइजर या टेक्नीशियन टाइप के लोगों की बात नहीं करते जो गुटखा चबाते हुए अपनी बाइक पर आते हैं, गले में सोने की चेन लटका कर आते हैं। हम सिर्फ उनकी बात नहीं करते, बल्कि हम उन लोगों की भी खास तौर से बात करते हैं जो अपने बाजुओं की ताकत से श्रम करते हैं। ये लोग अगर गांव में होते हैं तो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं, खेतिहर मजदूर होते हैं, या फिर नालियां साफ करते हैं। यानी नीची जाति के लोग गांवों में इस प्रकार की जिंदगी जीते हैं। शहरों में अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये झोपड़पट्टियों में रहते हैं, ये रेलवे लाइन के किनारे रहते हैं, किसी गंदे तालाब के किनारे रहते हैं। इनके पास 2 BHK 3 BHK जैसे फ्लैट्स नहीं होते। इनके पास तो एक एक कमरे के मकान भी कई बार नहीं होते हैं। इनके घर में तो पीने का साफ पानी तक नहीं आ पाता है। इनके पास टॉयलेट्स तक की सुविधा नहीं होती है। किसी के पास अगर ऐसी सुविधा ना हो तो उसकी ज़िंदगी नहीं बल्कि जहन्नुम है। दुनिया में लाखों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है और दुनिया के सारे लोगों के रहने के लिए यह ज़मीन पर्याप्त है, बल्कि पर्याप्त से भी कहीं ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि इस पर इन ज़मीनों पर मालिकों का कब्जा है, बड़े बड़े पूंजीपतियों का कब्जा है, इसलिए नीची जातियों के लोग झोपड़पट्टियों में रहने को ही मजबूर हैं। नीची जाति के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब पूंजीपति बन रहे हैं, दौलतमंद बनते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम है। आज भी नीची जातियों के ज़्यादातर लोग शारीरिक श्रम ही करते हैं, वे मजदूर ही हैं और बहुत ही निम्न दर्जे के काम करते हैं। तो अगर नीची जाति के लोगों को, इन मजदूरों को अपने श्रम का शोषण रोकना है और श्रम के इस शोषणकारी विभाजन को खत्म करना है, तो उनको दुनिया को इस तरह से बदलना पड़ेगा, देश को इस तरह से बदलना पड़ेगा कि हर व्यक्ति बौद्धिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम भी कर सके, निम्नतम दर्जे का काम भी कर सके और निम्नतम दर्जे के साथ साथ कोई बौद्धिक श्रम भी कर सके। यानी हर आदमी हर तरह का काम कर सके। यानी नीचे काम, जो गंदगी से जुड़े हुए काम हैं, जिन्हें निम्न दर्जे का काम माना जाता है, वो सिर्फ निम्न जाति के, नीची जाति के लोगों के ही काम नहीं रह जाएंगे। जब ऐसा हो पाएगा तभी हम श्रम के शोषण और श्रम के शोषणकारी विभाजन के खिलाफ मुकम्मल तौर पर संघर्ष कर पाएंगे और तभी जातियों का नाश कर पाएंगे। लेकिन नीची जाति के बुद्धिजीवी इन सारी बातों को नहीं समझते, और अगर समझ भी जाते हैं तो अपने शिष्यों को नहीं समझाते, क्योंकि उनके गुरुओं ने उनको नहीं समझाई थी। हालांकि कुछ बातें गुरुओं से आगे जाकर भी सीखी जा सकती हैं, लेकिन ये लोग नहीं सीखना चाहते क्योंकि ये खुद पूंजीपति बनना चाहते हैं। नीची जातियों के तमाम लोग ऐसे भी रहे हैं, चुनिंदा लोग ही रहे हैं हालांकि, जो पूंजीपति बन गए और वे पूंजीपति बनने को ही अचीवमेंट मानते हैं, पूरी जातियों का अचीवमेंट मानते हैं। नीची जाति के तमाम लोगों में से अगर कोई 1 या 2 लोग पूंजीपति बन जाते हैं तो पूरा का पूरा समाज, तमाम नीची जातियों के लोग समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव आ गया है। लेकिन ये झूठी बात है। ये लोग सिर्फ आरक्षण की लड़ाई लड़ते हैं। अगर आरक्षण के लिए ही सिर्फ लड़ते रहेंगे और शोषण के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, श्रम के शोषण के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, तो 1000 साल भी ऐसा अगर करते रहें तब भी स्थिति वही बनी रहेगी जो आज बनी हुई है। समानता की दरकार तब भी बनी रहेगी। इसीलिए जातियों का उन्मूलन करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए श्रम के शोषण के खिलाफ और श्रम के शोषणकारी विभाजन के खिलाफ मुकम्मल लड़ाई छेड़नी ही पड़ेगी।